हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का यूपीपीएससी वाला पर। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो भी विकास कार्य किए गए उनकी समीक्षा होती है कि भाई कौन कौन सा क्या क्या किया हमने और किस किस सेक्टर में कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो दिखाता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं और इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। हालांकि पहले ये बजट के साथ ही आता था, लेटर ऑन 1960 के दशक में ये तय किया गया कि बजट से एक दिन पूर्व में ये आ जाता है। अभी 12 बजे ये लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद लोकसभा का जो आज जो है वो स्थगन हो गया है। कल बजट आएगा, बजट पर भी चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं पीएससी की, तो पीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे में जैसे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं, जीडीपी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट करी है, वो ऐसे सारे के सारे आंकड़े आपके परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार इनको कवर कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इस पर जो डिटेल सेशन आपका होगा जो कि 3-4 घंटे का होगा, वो बाद में आएगा। अभी हम इसकी समरी को कवर करने वाले हैं। तो आर्थिक समीक्षा 24-25, अब आप कहेंगे कि सर ये 24-25 क्यों दिया गया है जबकि ये 25-26 होना चाहिए था। जैसे कि बजट जो आएगा, तो बजट तो आता है अगले वित्त वर्ष के लिए, तो बजट जो आएगा 25-26 आएगा, यानी कि अग्रिम वित्त वर्ष के लिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे समीक्षा होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा होता है, तो ये पिछले साल तक, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है ना 24-25 तक, तब तक की सारी मुख्य विशेषताएं इसमें ऐड की जाती हैं। करेक्ट है बात। इकोनॉमिक सर्वे का कलर क्या होता है, थीम क्या होती है, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बार इन्होंने धम्मचक्र जो है वो यहां पर इसका जो मेन ग्राफिक्स के अंदर यूज किया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है, तो आर्थिक समीक्षा की बात अगर करें हम, तो इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है, तो आर्थिक समीक्षा को तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भी इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा यह तैयार किया जाता है। इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा अंडर द गाइडेंस गिवन बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो आर्थिक सलाहकार होते हैं ना, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये तैयार किया जाता है। आर्थिक सलाहकार का काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना हु इज करंट इकोनॉमिक एडवाइजर, वर्तमान में इकोनॉमिक एडवाइजर कौन कौन है। तो हम आर्थिक समीक्षा की मुख्य मुख्य बातें करेंगे और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये देखो, वी अनंत नागेश्वरन ये आर्थिक सलाहकार हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। अब देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही, कैसे रही और किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था काम कर रही है और कैसे काम करेगी। तो पहला जो चैप्टर है इसके अंदर अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, और जिसमें बताया गया है कि इकोनॉमी वापस से अपनी स्पीड पर है। और यहां पर कुछ कंट्री ग्रुप्स के स्थिर विकास की संभावनाएं यहां पर ये आपको दिया गया है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट और जो एईएस है, जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या एडवांस्ड इकोनॉमीज है, माफ कीजिएगा, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उनका यहां पर प्रोजेक्ट दिखाया गया कि 2025 के अंदर वो 1.9% के हिसाब से बढ़ेंगी। और ईएमएडी इज बेसिकली इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको दिखाई दे रहा है कि वो 4.2% की वृद्धि दर से, ग्रोथ परसेंटेज से वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अगर विश्व भर की अगर मैं बात करूं, तो विश्व भर में 2025 में जो प्रोजेक्टेड है वो 3.3% है कि 3.3% वृद्धि दर से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। एडवांस विकसित अर्थव्यवस्थाएं 1.9 से और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 4.2 से। तो एक कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया है। और यहां पर आपको ग्लोबल सर्विसेज और ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं, पीएमआई जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2024 में विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक के अंदर वृद्धि हुई है। WTUI वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स के अंदर यहां पर वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो एवरेज जो है वो 13.0 का 2024 में आपको दिखाई दे रहा है। उच्च भू राजनीतिक जोखिम सूचकांक की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल
जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स जो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स के अंदर भी आपको एवरेज दिखाई दे रहा है। 2024 के अंदर जो जीपीआर जो एवरेज आ रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क एवरेज जो आ रहा है 133.6 का यहां पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वृद्धि दर दशकीय औसत के करीब बनी हुई है, विच इज वेरी गुड, जो कि दिखाता है कि भारत में अर्थव्यवस्था काफी सही दिखाई दे रही है। ये दिखा हरे कलर के अंदर, हरे रंग के अंदर वित्त वर्ष 2025 के बारे में प्रोजेक्ट दिखाया गया है, और येलो के अंदर एवरेज ग्रोथ ओवर वित्त वर्ष 2015 से लेकर 24 तक, 2015 से लेकर 24 तक, जिसमें 21 और 22 वित्त वर्ष को शामिल नहीं किया गया है, उसके एवरेज से वित्त वर्ष 2025 को कंपैरिजन किया गया है। तो एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर का जो वित्त वर्ष 2025 के अंदर 4 के करीबन जाने का है, वो 3.8 करीबन यहां पर आपको एवरेज जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 2015 से लेकर 24 तक, वो यहां पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दशकीय वृद्धि दर है उसके नजदीक हमारी अब वार्षिक वृद्धि दर हो गई है, जो कि दिखा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापस अपने चरम पर पहुंचती है। अब यहां ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ये सारी चीजें दी गई हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं बाह्य क्षेत्र एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर कैसे क्या रहा दोस्तों। तो एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाह्य व्यापार के अंदर अगर हम बात करें तो सर्विस ट्रेड, ये जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है वित्त वर्ष 2025 के अंदर क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का, तो येलो के अंदर मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस जो है हमारा, वो आपको नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम जो है, यदि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स की हम बात करें तो गुड्स के एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। गुड्स के इंपोर्ट यानी कि आयात ज्यादा होते हैं और निर्यात ज्यादा होते हैं, लेकिन सर्विस में हम पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स जो हैं उसके अंदर भी एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट यहां पर आपको दिखाई दे रही है, विच इज वेरी गुड, जो कि दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी वापस पटरी पे दिखाई दे रही है। स्थिर बैंकिंग प्रणाली संकेतक के बारे में अगर बात करें तो आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो आती है दोस्तों, आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो आती है, याद रखना ये आरबीआई जारी करता है। इसके में स्थिर बैंकिंग प्रणाली संकेतक के अंदर जो आपका परसेंटेज दिखाई दे रहा है सितंबर 2024 के अंदर, वो 16.7% यह दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ग्रोथ रेट कैसी रही, तो पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज और पीएमआई कंपोजिट, आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है 2024-2025 के अंदर। आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, ये देखो एक डिप आया है किसी कारण से, फिर ऊपर की तरफ, तो ऑन एन एवरेज हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भी वृद्धि दिखाई दे रही है। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार यानी कि बैंकिंग एसेट्स के अंदर एक सुधार दे रहा है। जो बैंकों के अंदर एक बड़ी समस्या बनकर निकल रहा था एनपीए, वो एनपीए अब कम हुआ है, ये दिखाया है। एससीबी की लाभप्रदता में सुधार, परिसंपत्तियों पर रिटर्न आरओए जो है उसमें वृद्धि पर परिलक्षित होता है, जिसके अंदर सितंबर 2024 में 1.4 ये दिखाई दे रहा है। और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो हैं, ग्रोस एनपीए जो है मेरे प्यारे साथियों, एनपीए का जो अनुपात है वो गिर गया है। ये देखो एनपीए कितना हो गया, 2.6%। मार्च 2021 में ये 7.3% का एनपीए अब घटकर 2.6% होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच शोज, जो दर्शाता है कि भारत में बैंकिंग भी मजबूती पर है, यानी कि एनपीए राइज नहीं कर रहे हैं। स्थिर बैंक ऋण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो टोटल क्रेडिट दिया गया दोस्तों 170 लाख करोड़ रुपए का दिया गया, जो कि 11.8% की वृद्धि दिखाता है नवंबर 2024 में। सितंबर का कंपैरिजन इस तरीके से ये कंपैरिजन किया गया यहां पर है। तो जो ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न आपको इंक्रीज जो देखने को मिल रहा है 11.8% का देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक चैप्टर में पूंजी बाजार में विकास यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में भी दर्शाया गया है। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान प्राथमिक बाजारों में 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए, जो वित्त वर्ष 2024 में जुटाई गई राशि से 5% अधिक है। दिसंबर 2024 के अंत तक डीमैट खातों की संख्या साल दर साल आधार पर 33% बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई है। भारत में जो डीमैट खाते हैं, डीमैट खाते बहुत जरूरी होते हैं इंडियन शेयर मार्केट या इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। डीमैटेरियलाइज्ड आपकी ओनरशिप होती है उसके अंदर, तो उनकी संख्या
18.5% हो गई है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो 33% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब अधिक लोग अब इंडियन शेयर मार्केट के अंदर संलग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईपीओ की संख्या अप्रैल दिसंबर 2024 में आईपीओ जो है टोटल इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी पहली बार जब शेयर जारी करती है तो ऐसी 259 कंपनियां हो गई हैं। आईपीओ की संख्या 259 हो गई है और इनके द्वारा जुटाई गई धनराशि इस अवधि में 53,023 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 1,53,987 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि जुटाए थे 53,023 करोड़ रुपए और अब वो उन शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होकर अब जो उनकी वैल्यू हो गई है 1,53,987 करोड़, जो दर्शाता है इंडियन पूंजी बाजार यानी कि पूंजी बाजार में एक बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। पूंजी बाजार प्रदर्शन विशिष्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या जो है 2011 में 2.9 करोड़ से दुगनी होकर म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों की जो संख्या है 5.6 करोड़ हो गई है, जो भारत में वित्तीय साक्षरता या भारत में पूंजी बाजार की साक्षरता को भी दर्शाता है कि धीरे धीरे लोग इसके प्रति सजग हो गए हैं। दिसंबर अंत तक भारत के बाजार पूंजीकरण जो मार्केट कैप है जीडीपी के अनुपात 136% रहा। इन्हें ईएमई की तुलना में कहीं अधिक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो हैं, बाकी हमारे साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हमारी जैसी हैं, उनसे कहीं ज्यादा ये है। 3 वर्षों में मासिक औसत सकल एसआईपी जो है, एसआईपी प्रवाह जो है दुगने से अधिक हो गया है, जो पहले 0.10 लाख करोड़ से बढ़कर अभी हो गया है 0.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दुगने से ज्यादा यहां पर आपको दिखाई देता है। हमारे लिए परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ये है, ग्रामीण वित्त संस्थानों ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त समावेशन पर सरकार का विशेष महत्व है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर वित्त समावेशन क्या होता है कि सभी को, हर समाज के हर हिस्से वर्ग सभी को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिले। आरबीआई के वित्त समावेशन सूचकांक में अब हमारे पास एक पॉइंट ये भी आ गया, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक के अगर गणना को आप देखेंगे तो 2021 में 53.9 से सुधार होकर 24 तक 64.2 हो गया है वित्त समावेशन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, जिसमें आरआरबीज का प्रदर्शन दिखाया गया है, 700 जिलों के अंदर 22,069 शाखाएं हैं। 26 राज्य और 23 संघ राज्य क्षेत्रों में सभी शाखाओं में 14% हिस्सा सभी बैंक हैं। ग्रामीण शाखाओं में 30% हिस्सा है। ग्रामीण अर्ध शहरी शाखाओं में 92% शाखाएं ये हैं। आरआरबीज का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया है, जो दर्शाता है कि कैसे क्षेत्र ग्रामीण बैंक ग्रामीण वित्त समावेशन को बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पर डिटेल डिस्कशन हमारे डिटेल वाले सेशन के अंदर होगा। अभी बेसिक चीजें अपन मोटी मोटी चीजें देख लें। अब एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना, एफडीआई के अंदर देखते हैं। एफडीआई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहां पर कंपैरिजन दिखाई दिया है। अब देखो यहां पर व्यापार प्रदर्शन, अब देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में, वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में भारत का व्यापार प्रदर्शन देखिएगा। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात ने अच्छा अंक प्रदर्शन किया, जो ये दर्शाता है कि भारत, जो कि अभी तक पेट्रोलियम और नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के लिए या जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, अब बाकी चीजें भी वहां पर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं। नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट देखिए 230 से 251 हो गए। और यहां पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट और मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है पहले 190, अभी ये 211 का आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक का ये आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये अप्रैल से दिसंबर 2023 का तो मर्चेंडाइज डेफिसिट है। हाँ जी हाँ, एक्सपोर्ट हमारे बड़े हैं, 317 से 322 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट भी 506 बिलियन डॉलर से बढ़कर 533 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। तो ये दर्शा रहा है कि हाँ भाई, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। इसी कारण से यहां पर व्यापारिक घाटा आपको दिखाई देता है। 9 महीनों में सेवा व्यापार अधिशेष, अब देखो सर्विसेज के अंदर तो हम सरप्लस के अंदर रहते हैं, तो सर्विस एक्सपोर्ट हमारा ऑलवेज ज्यादा रहता है। तो अप्रैल दिसंबर में 252 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट था, वो बढ़कर 281 बिलियन डॉलर का हो गया। इंपोर्ट की अगर बात करें तो 132 बिलियन डॉलर से बढ़कर 150 बिलियन डॉलर इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ सरप्लस जो है, चूंकि हमारा एक्सपोर्ट 252 से बढ़कर 252 बिलियन डॉलर से बढ़कर 281 हो गया, तो यहां पर 120 से लेकर 131 बिलियन डॉलर का हमें यहां पर सरप्लस दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्लियर है मेरी बातें?
इतनी सारी बातें क्लियर हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव के बावजूद व्यापारिक आयात में वृद्धि घरेलू खपत में उछाल को दर्शाती है। निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता पहल जो है, यहाँ पर कुछ कुछ सुगमताएं पहल है। अवसंरचना में बढ़ाया गया निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। दूसरा, श्रृंखला दक्षता के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है। पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट EBRC का क्रियान्वयन किया गया है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है और DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख पहल है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए साहब। इसके बाद आते हैं, भारत ने पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखा है। दोस्तों, FDI इनफ्लो की अगर बात करें तो FDI इनफ्लो आपको कंपैरेटिवली यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। FDI के अंदर, क्षेत्र के अंदर देखें तो पहले छमाही के अंदर सेवा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा FDI आपको 19.1% आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 14.1, ट्रेडिंग में 9, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में 7%, सीमेंट में 6%, कंसल्टेंसी में 3.2। तो ओवरऑल ये दिखा रहा है कि सेवा क्षेत्र के अंदर जो FDI इनफ्लो है, FDI अंतर्वाह जो है, उसके अंदर सेवा क्षेत्र सबसे आगे आपको दिखाई देता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 के अंदर दोस्तों RBI ने एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा छुआ था, वो 706 बिलियन डॉलर का, 700 बिलियन डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व, 700 बिलियन डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला भारत चौथा देश हो चुका था। कौन सा देश है? चौथा देश। सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चीन के पास है। भारत का 4th पोजीशन था यहां पर। अब थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हुआ है। वर्तमान में अगर विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं बात करूं तो 640.30 बिलियन डॉलर जो हो चुका है, जो हमारे विदेशी टोटल हम पे जो लोन है उसका 89.9% कवर करता है। लगभग ये हमारे पास 7 से 8 महीने के एक्सपोर्ट को फंड करने का हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, विच इज वेरी गुड। और ये 704 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा है, इसे क्रॉस किया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। मुद्रास्फीति के अंदर आपको इन्फ्लेशन को आपको घटता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। CPI इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूं बाकी इन्फ्लेशन की, तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको यहां पर इस लास्ट छमाही के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर इन्फ्लेशन यानी कि CPI इन्फ्लेशन के अंदर से अगर पेट्रोल और ईंधन और फूड को निकाल देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन आता है। तो कोर इन्फ्लेशन आपको एक स्टेबिलिटी की ओर दिखाई देता है, विच इज वेरी गुड। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है कि भाई साहब CPI कौन कैलकुलेट करता है। सब्जियों की मुद्रास्फीति पर चरम मौसम परिस्थितियों का प्रभाव 3 माह तक का इसके अंदर विवरण दिया गया है। खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रशासनिक उपाय, अनाज में गेहूं पर स्टॉक सीमाएं लगाई गई, खुला बाजार बिक्री योजनाएं, गेहूं और चावल के लिए भारत ब्रांड के तहत चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल बेचना आरंभ किया गया। दालें हैं, सब्जियां हैं, प्याज का बफर स्टॉक, प्याज और टमाटर की सब्सिडी प्राप्त की गई। इस तरीके से ये विभिन्न यहां पर डिटेल्स दे रखी है। मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनिमय से विकास को बढ़ावा, व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना, आंतरिक विश्वास प्रेरकों को बढ़ावा देना, साधन और लक्ष्य दोनों है। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है EODB की। चरण जो है यहाँ पे अनुपालन के बोझ में कमी, सुव्यवस्थित प्रणाली, प्रक्रिया जानकारी, डिजिटल प्रणाली प्रदत्त प्रोत्साहन। चरण 2 के अंदर आगे क्या क्या बढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। निवेश और अवसंरचना अनवरत रहे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि भाई कितनी वंदे भारत अपने पास हैं और कितनी अब हो चुकी हैं। ये सारा का सारा जो PDF है दोस्तों, अब ये खुद से भी आपको पढ़ना है, इस पर डिटेल सेशन भी मैं लेकर आऊंगा। ये सारे का सारा जो सेशन है, सारे के सारे सेशन की जो PDF है आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देशराज सर UPPSC पर मिल जाएगी। देशराज सर UPPSC करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि भारत नेट ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कितना हो चुका है, दूरसंचार विभाग, ग्रामीण अवसंरचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आई हैं, JJM के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, ये हमें याद करने पड़ेंगे और इनको समझेंगे भी, है ना। जल शक्ति JJM बेसिकली वही है। इसके अलावा ODF प्लस दर्जा प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या में वृद्धि यहां पर आपको दिखाई दे रही है और इन क्षेत्रों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखिए बड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे जाता है।
तो ये सारी की सारी चीजें, शहरी अवसंरचना में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रगति हुई है। विभिन्न पहलों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन, ये सारे के सारे जो है आपको ये पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, उस पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर डिटेल सेशन लूंगा। अभी बेसिक सेशन जो हमने लिया, बेसिक इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है और इंडियन एक्सपोर्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया है वो 6.3% से 6.8% के बीच में होना बताया। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नीचे सेशन में, और जरूर बताइएगा नेक्स्ट सेशन और इसका डिटेल सेशन लेना है कि नहीं लेना है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।